नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे अपसेट फोर्जिंग के बारे में। और अपसेट फोर्जिंग को मशीन फोर्जिंग के नाम से भी जाना जाता है और यह एक बल्क मेटल फोमिंग प्रोसेस है। अपसेट फोर्जिंग को बोल्ट के हेड को बनाने के लिए डेवलप किया गया था। जैसा आपको इस डायग्राम में ये बोल्ट नज़र आ रहा है, इसका ये जो हेड बनाया गया है, तो स्टार्टिंग में इसको बनाने के लिए प्रोसेस को डेवलप किया गया था। लेकिन आज वर्तमान समय में अपसेट फोर्जिंग का प्रयोग गियर ब्लैंक्स, साफ्ट, एक्सल, इंजन वाल्व इत्यादि को बनाने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अपसेट फोर्जिंग को कैसे किया जाता है, इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और एप्लीकेशन क्या है, तो विस्तार से थोड़ा डिस्कस करते हैं। अपसेट फोर्जिंग को हम ओपन अपसेटिंग भी कर सकते हैं और क्लोज अपसेटिंग भी कर सकते हैं। ओपन अपसेटिंग के केस में जो स्टोक या वर्कपीस होगा उसको पूरी तरह से एनक्लोज नहीं किया जाता, जबकि क्लोज अपसेटिंग में वर्कपीस को पूरी तरह से इनक्लोज किया जाता है। अब बात करते हैं कि अपसेट फोर्जिंग और ड्रॉप फोर्जिंग कैसे एक दूसरे से अलग हैं, अपसेट फोर्जिंग और प्रेस फोर्जिंग कैसे एक दूसरे से अलग हैं। जैसा कि ड्रॉप फोर्जिंग में हमें सिंगल स्ट्रोक में ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता क्योंकि हमें नंबर ऑफ हैमर ब्लो करने पड़ते हैं, उसी प्रकार अपसेट फोर्जिंग में भी हमें सिंगल वर्किंग स्ट्रोक में जो फिनिश्ड जो शेप है या जो फाइनल शेप है वो हमें नहीं मिलती। तो इस केस में भी हमें नंबर ऑफ टाइम स्ट्रोक को करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें प्रेस फोर्जिंग के केस में, जिस प्रकार से मटेरियल का डिफॉर्मेशन प्रेस फोर्जिंग में होता है उसी प्रकार से अपसेट फोर्जिंग में भी होता है, क्योंकि प्रेस फोर्जिंग में जो स्क्वीजिंग फोर्स है वो ग्रेजुअली अप्लाई किया जाता है, उसी प्रकार अपसेट फोर्जिंग में भी ग्रेजुअली स्क्वीजिंग फोर्स को अप्लाई किया जाता है। लेकिन ड्रॉप फोर्जिंग में बिल्कुल इम्पैक्ट प्रेशर अप्लाई किया जाता है, सडनली अप्लाई किया जाता है। लेकिन प्रेस फोर्जिंग और अपसेट फोर्जिंग में डिफरेंस ये रहता है कि जो प्रेस फोर्जिंग होती है उसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन जो अपसेट फोर्जिंग है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब बात करते हैं कैसे इस प्रोसेस को किया जाएगा। इसको करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती हैं। हमें एक पंच की ज़रूरत होती है जिसको हम हेडिंग टूल भी बोलते हैं। दो डाइज हमें चाहिए जिसको हम ग्रिपिंग डाई बोलते हैं। एक अपर डाई होती है, एक लोअर डाई होती है, और एक स्टॉप की ज़रूरत होती है जो बेसिकली वहाँ तक हमें मटेरियल को लेके जाना होता है। और इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए हमें स्पेशल हाई स्पीड मशीन की ज़रूरत होती है जो एक क्रैंक प्रेस कहलाती है, जिसकी कैपेसिटी 1000 टन तक हो सकती है। और जिस मशीन की मदद से हम अपसेट फोर्जिंग को कंप्लीट करते हैं उसको अपसेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं कि इसमें वर्किंग किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले जो सिलेंड्रिकल बार या जो स्टोक है, मतलब कि वर्क पीस को हम सिलेंड्रिकल बार की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और उसको स्टोक भी कहते हैं। इसको पहले गर्म कर लिया जाता है, मतलब कि प्री हीट किया जाता है। प्री हीट करने के बाद दोनों ग्रिपिंग डाइस के बीच में इसको लेकर आते हैं और स्टॉप तक इसको लेके जाया जाता है। और उसकी अगर हम बात करें कि जो मैक्सिमम जो लेंथ होती है, हमारा जो सिलेंड्रिकल बार है उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है जो हम एक स्ट्रोक में अपसेट कर सकते हैं वो बेसिकली 2.5 गुना होती है सिलेंड्रिकल बार के डायामीटर की। अगर हम लेंथ की बात करें कि सिलेंड्रिकल बार या स्टोक की लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ इसके डायामीटर की 3 गुना होती है। ये एक रूल है जो हमें अपनाना पड़ता है प्रोसेस को करने के लिए। अब जो सेकंड स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, स्टोप को हम रेज कर देंगे ऊपर की तरफ और जो ग्रिपिंग डाइज हैं उसमें हम हेल्ड करेंगे सिलेंड्रिकल बार या स्टोक को, अच्छी तरह से टाइटली उसको हेल्ड किया जाएगा। इस केस में अगर आप देखें दोनों ही डाइज मूव करती हैं। जो अपर डाई है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जो लोअर डाई है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन कुछ मशीनें ऐसी भी होती हैं जहां पर जो लोअर डाई है वो फिक्स रहती है, अपर डाई मूवेबल होती है। तो आप इस वर्किंग को समझ सकते हैं ये एरो की मदद से कि दोनों जो ग्रिपिंग डाइज हैं वो सिलेंड्रिकल बार की तरफ मूव करती हैं। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है, तीसरा स्टेप ये होगा कि जो पंच होगा उसको पुश किया जाएगा हमारा जो स्टोक की तरफ, और ये जो डाई कैविटीज़ हमारी बनी है क्योंकि पंच की मदद से स्क्वीजिंग प्रेशर को अप्लाई किया जाएगा, स्क्वीजिंग फोर्स को अप्लाई करेंगे धीरे धीरे। और क्योंकि इससे बाहर जो हमने स्टोक की लेंथ रखी थी, जैसा हमने बात की कितनी लेंथ है वो तकरीबन
जो स्टोक से बाहर की जो लेंथ होती है वो वैसे तो स्टोक की लेंथ होती है 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ स्टोक, लेकिन जो अनसपोर्टेड जो लेंथ होती है जो इस डाइस के कैविटी से बाहर की तरफ होती है जिसको हम अनसपोर्टेड लेंथ कहते हैं, वो बेसिकली डायामीटर जो स्टोक का डायामीटर होता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना डायामीटर इस वर्क पीस का होगा तो उतना ही अनसपोर्टेड जो मटेरियल है हमारा इस कैविटी से बाहर जाएगा, जिसको हम पंच की मदद से उसको फोर्स अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि नंबर ऑफ पंच स्ट्रोक हम लगाएंगे यहाँ पर, सिंगल पंच स्ट्रोक से हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो नंबर ऑफ पंच स्ट्रोक के बाद क्या होगा कि हमारा जो सिलेंड्रिकल बार है उसका जो है एक एंड है वहाँ पर हमें हमारा जो हेड है वो मिल जाएगा और वो डाई कैविटी की शेप ले लेगा। तो जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम पंच को वापस फिर अपनी जगह पर ले आते हैं और उसके बाद दोनों ग्रिपिंग जो डाइज हैं उनको सेपरेट कर देते हैं और वर्क पीस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें वर्किंग होती है और इसमें जो स्क्वीजिंग जो प्रेशर का जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस प्रोसेस के दौरान हमारी अगर हम केयरफुल गैदरिंग करें, मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ मेटल है हमारा, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेटल जो इस एंड पर होगा वो बेसिकली हमारा कंट्रोल्ड ग्रेन स्ट्रक्चर होगी उसकी डेंस फाइबर के साथ मैक्सिमम लेंथ में अगर हम बात करें। अब बात करते हैं कि अपसेट फोर्जिंग की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर एडवांटेज की बात करें तो इस प्रोसेस से जो हमें सरफेस मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, बेटर सरफेस फिनिश हमें मिलती है और इसमें जो ड्राफ्ट एंगल हम यूज़ नहीं करते, अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ही कम यूज किया जाता है और इस प्रोसेस को आसानी से ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है। ऑटोमेशन इस प्रोसेस की संभव है। अगर हम कंपेयर करें ड्रॉ फोर्जिंग के साथ, अपसेट फोर्जिंग हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देती है और साथ में इस अपसेट फोर्जिंग में जो मेंटेनेंस है वो भी हमारी बहुत सस्ती होती है। डिसएडवांटेज इस प्रोसेस के ये रहते हैं कि इसकी जो टूलिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है और इस प्रोसेस के द्वारा हम जो इंट्रिकेट या नॉन सिमेट्रिकल जो जॉब हैं उनको बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है और मटेरियल हैंडलिंग की डिफ़िकल्टी होने के कारण इस प्रोसेस के द्वारा हम जो हैवी जॉब हैं उनको फोर्स नहीं कर सकते और जो डायामीटर होता है वर्कपीस का, सिलेंड्रिकल बार का या स्टोक का, वो इसमें सीमित रहता है। तकरीबन जो मैक्सिमम डायामीटर हम यूज कर सकते हैं वो 250 mm तक हो सकता है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या है इस प्रोसेस की। इस प्रोसेस के द्वारा हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं स्क्रू की, रिविट्स की, हेड बोल्ट की, इंजन वाल्व की, फास्टनर की, कपलिंग की, एक्सल, गियर ब्लैंक, वाल्व स्टेम, नट, वुड स्क्रू, वाशर, कॉलर इत्यादि। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जैसे ये रिविट है, सॉलिड रिविट है और इसका जो राउंड हेड है ये अपसेट फोर्जिंग से बनाया गया है। उसके बाद अगर आप इंजन वाल्व देखते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी अपसेट फोर्जिंग से बना है और बोल्ट का जो ये हेड है ये भी अपसेट फोर्जिंग से बना है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया अपसेट फोर्जिंग के बारे में, जिसका दूसरा नाम मशीन फोर्जिंग है। और अगर हम बात करें ड्रॉ फोर्जिंग और अपसेट फोर्जिंग में एक पॉइंट और है जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि जब हम ड्रॉ फोर्जिंग से फोर्जिंग तैयार करते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, उस दौरान हमारा मटेरियल ज़्यादा वेस्ट होता है। मटेरियल वेस्ट होने का कारण ये रहता है कि वहाँ पर हम जो डाई कैविटीज़ होती हैं, अपर डाई और लोअर डाई के बीच में हमारा जो टॉलरेंस है वो ज़्यादा रहता है, जिसके कारण हमारा जो मटेरियल है वो प्रोडक्ट से साइड में चला जाता है, जिससे हमारा फ्लैश बन जाता है और फ्लैश एक वेस्ट मटेरियल होता है जिसको बाद में हमें ट्रिम करना पड़ता है। लेकिन अपसेट फोर्जिंग के केस में हमारा जो फ्लैश है या तो बनता नहीं है, अगर बनेगा तो बहुत ही कम बनेगा। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है जिसके कारण हमारा मटेरियल वेस्टेज कम होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।